Hello everyone, welcome back to Illuminate Your Mind. दिमाग की बत्ती जलाओ, कंफ्यूजन को दूर भगाओ, क्वेश्चंस पूछने में ना शर्माओ, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ। बच्चों, अब मैं जो लाइन बोलने वाली हूँ ना, उसको ध्यान से सुनना। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना क्या है कद आसमान का। डरना नहीं तू यहाँ किसी भी चुनौती से, बस तू ही है सिकंदर इस सारे जहान का। बस तू ही है सिकंदर इस सारे जहान का। मुझे आप सब पर पूरा विश्वास है कि आपने जो टारगेट, जो गोल अपने लिए सेट किया है ना, वो आप डेफिनेटली अचीव करोगे। और मेरे इन लाइंस को यहाँ बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि अगर आपने अपने गोल को सेट कर लिया है तो उसको अचीव करने में जो भी दिक्कतें आए उनसे बिल्कुल मत घबराना, उनसे बिल्कुल मत डरना, क्योंकि आपके अंदर वो विश्वास है जो आपको उन सब कठिनाइयों को पार करने में मदद करेगा। ठीक है? जस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ इन योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू कॉन्कर द वर्ल्ड। ओके, ऑल द बेस्ट। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो नाउ। In this video, we are going to cover the concept law of demand. But before starting this topic, let me just remind you that this chapter, demand analysis, belongs to microeconomics. And when we were doing microeconomics, we have understood that microeconomics is based on certain assumptions. Do you remember ceteris paribus? Everything remains constant. So that is an assumption where we are trying to make certain law work. तो ये जो हमारा टॉपिक है डिमांड एनालिसिस, वो एक माइक्रो इकोनॉमिक टॉपिक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो assumptions के ऊपर बेस्ड है। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में किसी भी लॉ के बारे में समझते हैं या तो हम अज्यूम करते हैं कि बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं। बाकी सब चीजों से मतलब है बाकी जितने भी फैक्टर्स डिमांड पर असर करते हैं वो सब कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है? तो ये चीज ध्यान में रखकर हम आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। So this law was introduced by Alfred Marshall in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. So he was the first person who has identified that whenever the price goes up, the quantity for goods demanded goes down. And he has mentioned this concept in his book Principles of Economics, which was published in the year 1890. This law explains the functional relationship between price and quantity demanded. Again, we have discussed about it earlier in the definition, which says that what is the function of price on quantity demanded? मतलब प्राइस का फंक्शन से मतलब क्या है कि जब भी प्राइस बदलता है या जब भी प्राइस में कोई बदलाव या चेंज होता है या जब भी प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, कस्टमर कितनी क्वांटिटी खरीदता है। तो ये जो रिलेशन है इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस का असर क्या पड़ा किसी के डिसीजन पर कि वो कितना क्वांटिटी खरीदे। दैट इज नोन एज रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। Statement of law of demand. According to Marshall, other things being equal, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि ये एक माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है तो हमें ये लिखना पड़ेगा क्योंकि हम सिर्फ रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी में ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। बाकी के जितने भी फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के वो सब कांस्टेंट रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ प्राइस ही चेंज होगा। ठीक है? डिटर्मिनेंट्स याद है ना कौन कौन से थे? एक टिप फॉर SG and CG, पेप्सी, CPT। तो पिछले वीडियो पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अदर थिंग्स रिमेन इक्वल, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड,
lower the price of a commodity, larger is the quantity demanded. ये हमने जब हम डिमांड शेड्यूल कर रहे थे तो कितने अच्छे से समझा था कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर एप्पल्स वर डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हमने देखा था कि वहां पे कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम होती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है ना, तो आप इस स्टेटमेंट को बड़े इजीली लर्न कर सकते हैं। HP SQ LP LQ, हायर द प्राइस, स्मॉलर द क्वांटिटी, लोअर द प्राइस, लार्जर द क्वांटिटी। ओके, तो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिमेंबर लॉ ऑफ डिमांड. Now let us move to the explanation of this statement of law of demand. जैसा कि हमने समझा, there is a functional relationship between price and quantity demanded. प्राइस में चेंज होता है तो क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है वो हमको पता चलता है इस लॉ को जब हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, other factors remain constant. Other factors मतलब other determinants of demand remain constant. If the price of commodity rises, increases, demand for it falls. किसी commodity का प्राइस अगर बढ़ता है तो उसकी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी। And when price of the commodity falls, और जब प्राइस कमोडिटी का कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, then demand for the commodity rises. So there is an inverse relationship between price and quantity demanded. So after understanding law of demand, we have understood that there is an inverse relationship between price and quantity demanded. All right. अब हम इस फंक्शनल रिलेशनशिप, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं वो देख लीजिए। इट इज एक्सप्रेस्ड एज dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ px. dx यानी कि x कोई कमोडिटी है तो डिमांड फॉर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, यानी कि जो भी प्राइस में चेंजेस होगा उसका असर डिमांड पे पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अंडर दिस लॉ ऑफ डिमांड इज डिमांड शेड्यूल। देखो, डिमांड शेड्यूल ऑलरेडी समझा हुआ था। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वेयर वी शो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये डिमांड शेड्यूल में आपको प्राइस ऑफ कमोडिटी दी गई है और हर प्राइस पर कितना क्वांटिटी हम बाई कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। So whatever information you are getting from it, you will just have to explain it under demand schedule. So the first point is, when the price of commodity X is 50 rupees, the quantity demanded was 1 kg. When the price fall from 50 to 40, the quantity demanded increased from 1 kg to 2 kgs. Similarly, price further decreased to 30 rupees, the quantity demanded was 3 kgs. So this pattern keeps on going, and we see as the price is decreasing, quantity demanded is increasing for a product. Thus, as the price of commodity falls, quantity demanded rises, and when the price of commodity rises, quantity demanded falls. तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसे जाएंगे तो प्राइस कम हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है। अगर आप उल्टा देखोगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो देखोगे प्राइस बढ़ रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम होते जा रही है। ठीक है, सो इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो हमने ये शेड्यूल बनाया, और जब भी हम शेड्यूल बनाते हैं तो उसके सामने उसका कर्व डेफिनेटली बनाना है। तो इस टेबल की जो भी इंफॉर्मेशन है हम ग्राफ में उतारेंगे। यहाँ पर एक्स एक्सिस ले लिया और वाई एक्सिस ले लिया। एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस लेते हैं। तो जो हमारा शेड्यूल में हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो प्राइजेस क्या थे हमारे पास, 10, 20, 30, 40 एंड 50। धीरे धीरे ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं प्राइस, और वहाँ पर क्वांटिटी कितनी डिमांड हो रही थी, 1, 2, 3, 4, 5 इन केजीज। ऑलराइट, अब जैसे जैसे हमने टेबल पे देखा, जब प्राइस 50 रुपीज था तो क्वांटिटी 1 kg खरीदी गई। ओके,
जब प्राइस 40 रुपीज़ हुआ तब क्वांटिटी 2 kgs खरीदी गई। जब प्राइस घटकर और कम हो गया 30 रुपीज़ पे आया तो क्वांटिटी 3 kgs खरीदी गई। फर्दर जब वापस और कम हुआ 20 रुपीज़ पे आया हमारा प्राइस तो 4 kgs क्वांटिटी डिमांड की गई, और जब प्राइस 10 रुपीज़ हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड वॉज 5 kgs। ठीक है, तो हमने ये इंफॉर्मेशन लिख ली ग्राफ पर। जहां जहां ये पॉइंट मिल रहे हैं उन पॉइंट्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया। सो दिस इज द डिमांड कर्व वी गेट। तो आपको ये जो ग्राफ है ये एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जैसे हमने टेबल को एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर आप बताओगे कि एक्स एक्सिस जो है यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिया। ठीक है, और ये जो डी डी है दिस इज द डिमांड कर्व विच इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो द डी द डिमांड कर्व which slopes downward from left to right due to an inverse relationship between price and quantity demanded. आगे बढ़ते हैं। Now comes the assumptions. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट किया था कि इट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इट इज बेस्ड ऑन assumptions। इसीलिए जब हम लॉ ऑफ डिमांड का स्टेटमेंट लिख रहे थे तो हमने स्टार्ट ही ऐसे किया था, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट यानी कि प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं वो सब कांस्टेंट हैं। तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट हमने पढ़े थे, याद है वो चीट कोड, ए टिप फॉर एसजी एंड सीजी, ड्रिंक पेप्सी, प्रिपेयर फॉर सीपीटी। याद है, A tip for SG and CG, Pepsi, CPT। तो यहाँ पर प्राइस के अलावा जितने भी नाम आ रहे हैं फैक्टर्स के उनके आगे आपको लगाना है there is no change in income या फिर income remains constant। ठीक है, तो फिर भी assumptions क्या है इसको एक बार हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है, constant level of income या फिर there is no change in income। किसी की भी सैलरी नहीं बढ़ी है, किसी की का भी वेतन नहीं बढ़ा है। कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर हमको देखना है प्राइस का असर क्वांटिटी पे क्या पड़ता है वो तभी देखा जाएगा जब सबकी इनकम कांस्टेंट रहेगी, जितनी है उतनी रहेगी। इफ देयर इज राइज इन इनकम पीपल में डिमांड मोर एट अ गिवन प्राइस। ठीक है, अगर किसी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसका परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। दूसरा असम्पशन क्या है, देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी कांस्टेंट है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो चीजों की डिमांड बढ़ती है। पढ़ा था हमने डिटर्मिनेंट में। इट इज अज्यूम्ड दैट द साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। एनी चेंज इन द पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री अफेक्ट्स द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये तो हमको पता है, पॉपुलेशन अगर बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है, इसीलिए हमने पॉपुलेशन को कांस्टेंट रखा है। हमने बोला देयर इज नो चेंज इन दी पॉपुलेशन। थर्ड असम्पशन क्या है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन कांस्टेंट या सेम। देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरा सब्स्टिट्यूट जो उसके सामने होगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करते हैं कि प्राइजेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स विल अफेक्ट द डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, नेक्स्ट assumption इज price of complementary goods remain constant. There is no change in the price of complementary goods. It is assumed that the price of complementary goods remain unchanged because a change in the price of one good will affect the demand of other good. ठीक है ना, तो जो हमने डिटर्मिनेंट्स में ये लर्न किया है पॉइंट, बस उसके आगे आपको नो चेंज लगाना है, इट रिमेन्स सेम लगाना है। नेक्स्ट assumption is no expectation about the future prices. It is assumed that consumers do not expect any further change in the price in the near future. If consumers expect a rise in the prices in future, they may demand more in the present even at existing high price. All right. So there is no expectation for future increase in the price or decrease in the price. So there is no expectation about future change in the price. Next assumption is there is no change in taste, fashion and habits. They all remain constant.
क्योंकि फैशन चेंज होता है तो डिमांड बढ़ती है और हमको तो लॉ ऑफ डिमांड को सक्सेसफुल करना है, प्रूव करना है कि वो सही है। तो लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव करने के लिए सिर्फ प्राइस में ही बदलाव आएगा, बाकी के सारे फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। इट इज अज्यूम्ड दैट कंज्यूमर्स टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, फैशंस etc. should remain unchanged. Any change in these factors will lead to change in demand. Then the next assumption is no change in taxation policy. It is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. So students, हमने देखा ये जितने भी assumption के points हैं वो सारे points वही हैं जो हमने factors of demand में पढ़े थे, factors affecting demand या determinants of demand में पढ़े थे। तो अगर आप डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपको लर्न करने में इजी हो जाएगा। और दूसरा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगर क्वेश्चन में एजम्पशंस के बारे में नहीं पूछा है तो भी आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा, चाहे आप उसका हेडिंग ही लिखो, साइड हेडिंग लिखो, एक्सप्लेन मत करो, मगर आपको एजम्पशन के पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आप जरूर लिखिएगा। और अगर क्वेश्चन में पूछा है एक्सप्लेन एजम्पशन तो कोई बात ही नहीं, आपको प्रॉपर आंसर करना है विद एक्सप्लेनेशन। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट लिखना है, डिमांड शेड्यूल बनाना है, डिमांड कर्व बनाना है और एजम्पशंस लिखने हैं। क्लियर? दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। We will meet soon with a new topic. Till then, enjoy learning.